ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में बात अमृत महोत्सव की। आजादी के दीवानों ने मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया और एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आजादी के आंदोलन में न केवल हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, बल्कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी किया। इस बार के अंक में शामिल सुहासिनी गांगुली, अब्बास तैयब जी, बद्रीदत्त पांडे और दामोदर स्वरूप सेठ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आजादी के लिए वर्षों तक चले कई आंदोलन में भाग लिया। उनका लंबा वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुजरा। साथ ही इन स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में सामूहिक चेतना का भी पुनर्जागरण किया। इन सेनानियों का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा। सुहासिनी गांगुली, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लगा दिया अपना संपूर्ण जीवन। भारतवर्ष की स्वतंत्रता का सपना देखने और इसके लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली का जन्म 3 फरवरी 1909 को अभिभावित बंगाल के खुलना जिले में हुआ था। बाद में वह मूक और बधिर बच्चों के एक विशेष विद्यालय में पढ़ाने के लिए कलकत्ता चली गईं। माना जाता है कि वहां रहने के दौरान वह प्रीतिलता वाडेदार और कमला दास गुप्ता के संपर्क में आईं, जिन्होंने उन्हें जुगांतर क्रांतिकारी समूह का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। जुगांतर समूह में शामिल होने के बाद उन्होंने छात्री संघ नामक एक संगठन के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान समान विचारधारा और भारत की स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले लोगों से उनका परिचय हुआ। इस बीच सुहासिनी गांगुली की सक्रियता के कारण अंग्रेज उन पर कड़ी नजर रखने लगे थे। ऐसे में उनके लिए कलकत्ता से बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। चटगांव विद्रोह के बाद जुगांतर पार्टी के कई सदस्यों को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में सुहासिनी गांगुली को भी गिरफ्तारी के डर से चंदन नगर में शरण लेनी पड़ी, जो फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। वहां वे क्रांतिकारी शशिधर आचार्य की छद्म धर्म पत्नी के तौर पर रहने लगी। वहां वह स्कूल में नौकरी करने लगी और सभी क्रांतिकारियों के बीच सुहासिनी दीदी के तौर पर पहचानी जाने लगी। हालांकि अंग्रेजों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और चंदन नगर के उनके घर पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने छापा मारा। इसके बाद सुहासिनी गांगुली, शशिधर आचार्य और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें खड़गपुर के पास हिजली कारावास शिविर में 6 साल तक रखा गया। आगे चलकर यही हिजली डिटेंशन कैंप खड़गपुर IIT का कैंपस बना। हिजली से अपनी रिहाई के बाद गांगुली ने देश की आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। आजादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। 23 मार्च 1965 को एक सड़क दुर्घटना में सुहासिनी गांगुली का निधन हो गया। दांडी मार्च के नायक छोटा गांधी। अब्बास तैयब जी के बारे में कहा जाता है कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। यही कारण है कि उन्हें महात्मा गांधी के साथ वर्षों काम करने का मौका मिला और लोग उन्हें प्यार से छोटा गांधी कहकर बुलाते थे। स्वतंत्रता सेनानी और महान देशभक्त अब्बास तैयब जी का जन्म 1 फरवरी 1854 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था। पढ़ाई के लिए अब्बास तैयब जी इंग्लैंड गए और वहां से वकालत की डिग्री लेकर भारत लौटे। इसके बाद वह वकालत करने लगे और फिर वडोदरा के चीफ जस्टिस बनाए गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने एक जांच समिति गठित की, जिसका अध्यक्ष अब्बास तैयब जी को नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि वह एक संपन्न परिवार से आते थे, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने अपने सारे पश्चिमी परिधान जला दिए। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की बनाई वस्तुओं का भी बहिष्कार कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। महात्मा गांधी के उन पर भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने दांडी मार्च निकालने का निर्णय लिया, तब उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उस मार्च के नेतृत्व के लिए जिस व्यक्ति को नामित किया गया, वह कोई और नहीं बल्कि अब्बास तैयब जी ही थे। अब्बास तैयब जी दांडी मार्च नामक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से शामिल होकर ब्रिटिश सरकार का जमकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, अब्बास तैयब जी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर देश में होने वाले सभी छोटे बड़े आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी समर्थन किया था। वह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे और यही कारण है कि उन्होंने हमेशा इनकी एकता पर बल दिया। इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने 9 जून 1936 को मसूरी में अंतिम सांस ली थी। बद्रीदत्त पांडेय, जिन्होंने उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का किया अंत।
पत्रकारिता से जन आंदोलन शुरू करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बद्रीनाथ पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को वर्तमान उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हुआ था। उन्होंने अल्मोड़ा में रहकर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल गए। जब वह केवल 7 साल के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी होने तक अल्मोड़ा में रहे और 1903 में नैनीताल में एक शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और 1903 से 1910 के बीच लीडर अखबार में काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के लिए उन्होंने 1913 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की। हालांकि ब्रिटिश विरोधी खबरें छपने के कारण अधिकारियों ने अखबार को जबरन बंद करा दिया। 15 अक्टूबर 1918 को उन्होंने शक्ति नाम से एक क्रांतिकारी अखबार की शुरुआत की। 1921 में बागेश्वर कस्बे में रहने वाली कुमाऊं की आम जनता ने एक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया जिसे कुली बेगार के नाम से जाना गया। कुली बेगार एक ऐसा कानून था जिसमें कुमाऊं की पहाड़ियों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वह यात्रा करने आए अंग्रेज अधिकारियों, सैनिकों, सर्वेक्षकों आदि का सामान मुफ्त में ढोएंगे। यह शोषक प्रथा लोगों को बिना किसी भुगतान के बेगार करने को मजबूर करती थी। ग्राम प्रधान से ये उम्मीद की जाती थी कि वह खास समयावधि में कई कुली मुहैया कराएगा। इसके लिए खाता बनाया जाता था जिसमें ग्रामीणों के नाम दर्ज किए जाते थे। अंग्रेज शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे थे। ऐसे में गांव के लोगों ने इस अपमानजनक प्रथा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी त्योहार के दौरान सरयू और गोमती नदी के संगम पर कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई। सरयू मैदान में एक सभा हुई जिसमें बद्रीदत्त पांडे ने शपथ ली कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकत्रित हुए सभी लोगों ने प्रतिज्ञा ली और भारत माता का नारा लगाते हुए गांव के बुजुर्गों ने बेगार के खातों को नदियों के संगम में बहा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया और यह परंपराएं खत्म कर दी गईं। पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। 1955 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा के सांसद बने। 13 जनवरी 1965 को उनका निधन हो गया। बांस बरेली के सरदार थे स्वतंत्रता सेनानी दामोदर स्वरूप सेठ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं देशभक्त दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 11 फरवरी 1901 को हुआ था। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह शुरू से क्रांतिकारी विचार के थे और जब वह पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गए तो वहीं क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। पढ़ाई के बाद वह चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए। दामोदर स्वरूप सेठ के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी उनका बहुत सम्मान करते थे। माना जाता है कि बनारस षड्यंत्र केस और काकोरी षड्यंत्र मामले में भी उनका नाम आया था और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हालांकि सरकार उन पर अभियोग सिद्ध नहीं कर पाई और ऐसे में उन्हें रिहा कर दिया गया। दामोदर स्वरूप सेठ ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और जेल गए थे। स्वतंत्रता सेनानियों के सिरमौर माने जाने वाले क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप को लोग बांस बरेली के सरदार के नाम से भी जानते हैं। एक समय था जब बरेली में नारा गूंजता था, बांस बरेली का सरदार सेठ दामोदर जिंदाबाद। दामोदर स्वरूप सेठ संयुक्त प्रांत से भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य थे। सभा में वह काफी मुखर वक्ता थे। आजादी के बाद भी वह निरंतर देश सेवा में लगे रहे और देश की उन्नति एवं विकास के लिए ईमानदारी से कार्य करते रहे और साल 1965 में उनका निधन हो गया। इस अंक में अमृत महोत्सव के तहत इन महान सेनानियों को लिया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।